जय हिंद साथियों, फिर से एक बार किसानों के हक की लड़ाई के लिए आप लोगों के बीच में आना पड़ा, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं वो कृषि प्रधान देश कहलाता है। और उसी कृषि प्रधान देश में जो किसान है, जो अन्नदाता है, उनके साथ बहुत सी जगह पे अन्याय हो रही है। आज की डेट में हम देखें तो केंद्र सरकार जो 3 किसान विरोधी बिल लाया है, उसके विरोध में महीनों से किसान दिल्ली में बैठा हुआ है। और वैसे ही मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के वर्ला तहसील में और सेंधवा तहसील में अंडर डिस्ट्रिक्ट हाईवे बन रहा है, जिसमें किसानों की सिंचित भूमि रोड कार्य के लिए अधिग्रहण की जा रही है। इस कार्य को स्टार्ट करने से पहले ना ही किसी किसानों की अनुमति ली गई, ना ही ग्राम सभा की अनुमति ली गई। बिना किसी के अनुमति के यह काम स्टार्ट कर दिया गया। परंतु जब कार्य होते होते आगे प्रोसेस बढ़ी और किसानों के खेतों में रोड का आकलन हुआ और बिल्डिंग पोल्स वगैरह गाड़े गए, तब भी किसानों को कुछ नहीं पता था। परंतु जब समय के बीतने के साथ में वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ तो किसान घबरा गया एकदम से कि हमारी भूमि अधिग्रहण की जा रही है। और इसी बात को लेकर किसान वर्ला तहसीलदार जगदीश रंधावा जी को 14 मई 2019 को ज्ञापन दिया था, परंतु उसमें भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद रोड कार्य को रोक दिया गया और आगे की प्रोसेस नहीं बढ़ी। उसके बाद में कुछ सरकारी कर्मचारी और अधिकारी आए और ग्रामीण के किसानों को गुमराह करने की कोशिश की गई, उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश किया गया। उनमें मानव अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 301 का उल्लंघन किया गया है। जब सरकार किसानों का विरोध होती जा रही थी, उसके बाद 1.5 साल तक किसान ने इंतजार किया। उसके बाद में 24 अक्टूबर 2020 को किसानों द्वारा एक रैली निकाली गई और एसडीएम महोदया तपस्या परिहार जी के नाम एक ज्ञापन सेंधवा एसडीएम ऑफिस में जाके दी गई। वहां पर भी एसडीएम महोदया जी ने मौखिक रूप से किसानों को आश्वासन दिया और उसके बाद में 27 अक्टूबर 2020 में वर्ला तहसीलदार जगदीश रंधावा जी मौके पर आते हैं। तब भी ग्रामीण के सारे किसान गेरू घाटी और खोखरी के तहसीलदार महोदय जी को व्यक्तिगत रूप से आवेदन देते हैं और उस आवेदन में अपनी भूमि जो कि अधिग्रहण की जा रही है उसका B1 वगैरह भी लगा के दिए गए। उसके बाद फिर से एसडीएम महोदया 11 दिसंबर 2020 को ग्रामीण क्षेत्र गेरूघाटी और खोखरी में जिनकी भूमि अधिग्रहण हुई है उनसे बात करने के लिए आती है। जब उन लोगों के साथ चर्चा होती है तब उसके जो वारिश है, जो भूमि स्वामी है, उसके वारिश है, उनको बात करने से एसडीएम महोदया स्पष्ट मना कर देती है और जिस डॉक्यूमेंट्स में जिस भूमि स्वामी का नाम है केवल उसी से बात करती है, जबकि वह भूमि स्वामी अशिक्षित है, मानव अधिकार से वंचित है, संविधान के बारे में नॉलेज नहीं रखता है। परंतु जो उसका वारिश है, जो संविधान के बारे में जानता है,
मानव अधिकार के बारे में जान रहा है और अपने पिता के साथ खड़ा रहकर एसडीएम महोदया जिसके साथ बात करना चाहता है, परंतु एसडीएम महोदया स्पष्ट मना कर देती है और कहते हैं कि जिसका नाम डॉक्यूमेंट्स में है केवल वही बात करेगा। और साथ में जो पटवारी आता है वही पटवारी, जब हम पहले जमीन का निरीक्षण किए थे उस समय में हमारी जमीन का जब मापन हुआ तो रोड के सेंटर पॉइंट से हमारी भूमि निकाली। उसके बाद जो रोड है पुराना वाला सिंगल लाइन, उसी रोड की जो साइड रोड शोल्डर है उसकी मिट्टी हमारे खेत में आई हुई है और अभी वहीं पर डबल लाइन रोड बनने जा रहा है। तो वहां पर जो भूमि है वो अब और ज्यादा अधिग्रहित हो रही है। उसके विषय में जब उसका वारिस बात करना चाहता है तो उसको एसडीएम महोदय स्पष्ट मना कर देती है। और ये वही पटवारी जो पहले आता है और हमारे भूमि का मापन कर सेंट्रल पॉइंट से हमारी भूमि निकालता है, वही पटवारी 11 दिसंबर 2020 में एसडीएम महोदया के साथ आता है और एसडीएम महोदया के सामने कहता है कि भैया देखो, इस बार मैं जो नक्शा लाया हूं इसमें रोड की जमीन है, इसमें रोड बताया गया है, तो इस रोड के बाद में जो जमीन आएगी वो तुम्हारी, ठीक है। ऐसे बातों को समय के साथ पलट रहे हैं ये लोग, जबकि शासन के पास इसके लिए लिखित में कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जबकि स्थानीय ग्रामीणों के पास, किसानों के पास में अपनी भूमि के पट्टे हैं, उनमें उनकी भूमि की साइज डली हुई है, उनका नाम डला हुआ है, सब कुछ प्रूफ होने के बाद भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी उन लोगों को उनके अधिकार देने से वंचित कर रहे हैं और उनको जो जमीन है, उनकी जमीन उनको जब 11 दिसंबर को आए तब शासकीय बता रहे हैं, जबकि शासन के पास कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है। महोदया जी के अनुसार किसानों के सपोर्ट में कोई भी नहीं बोल सकता, केवल वही बोलेगा चाहे उसको नॉलेज रखता हो या नहीं हो। मतलब दूसरे लोग जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है वो देखते रहे पर बोलना नहीं चाहिए। अभी जो वर्तमान में वहां पर सिंगल लाइन रोड है, उसी लाइन की जो सिंगल लाइन की ही मिट्टी हमारे खेतों में गई हुई है और उसका ही निरीक्षण करने पर उस रोड के सेंटर से हमारी भूमि आती है। और अब जब डबल लाइन बनने जा रही है तब जो डबल लाइन की साइज है उस साइज का बोल रहे हैं कि शासकीय है, जबकि ऐसा कोई भी प्रूफ उनके पास नहीं है। महोदया जी से हम कहना चाहेंगे कि भूमि स्वामी की वारिसों पर आप दबाव न डालें, उनको अपने अधिकार के लिए सामने आकर बात करने के लिए मौका दे और उनकी पीड़ाओं को समझिए आप, और जो भी संवैधानिक अधिकार है उसके अनुसार आप उन्हें अधिकार देने में हेल्प कीजिए। और साथ ही एसडीएम महोदय जी का कहना है कि भैया मैंने रोड नपवाया है, किसी की भी भूमि नहीं जा रही है, जबकि अभी तक स्थानीय जगह पर भूमि स्वामियों की भूमि का सीमांकन नहीं हुआ है। जब तक सीमांकन नहीं होगा तब तक कितनी जमीन कट रही है रोड में वो ज्ञात कैसे होगा। इसलिए एक अपील है हमारी महोदया जी से कि इस बार आप सरकारी व्यक्ति को पहुंचाकर प्रत्येक भूमि स्वामियों की भूमि का सीमांकन करवाए और सेंट्रल पॉइंट से जितनी भूमि उनकी रोड के काम में जा रही है उसका आप संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 301 के अनुसार जितनी भूमि जा रही है उसका मुआवजा दिलाने के लिए आप कष्ट करें। संवैधानिक रूप से देखा जाए तो अनुच्छेद 300A जो कि 1894 में बना था और 2013 और उसका द्वितीय संशोधन 2015 के रूप में देखा जाए तो वहां पर कोई भी जनहित में विकास कार्य करने से पहले एक अधिकारी को नियुक्त करती है। उसके बाद में वह
अधिकारी वहां जमीन का निरीक्षण करता है, जो भी विकास कार्य होना है उसका निरीक्षण करता है, और उसके बाद में वहां का स्थानीय समाचार पत्र या अन्य माध्यम से सूचना प्रदान करते हैं, और उसके पश्चात किसानों को आपत्ति के लिए ज्ञापन या किसी भी विवाद के रिलेटेड ज्ञापन कलेक्टर महोदय जी को देना होता है। परंतु समय काफी बीत गया, लगभग 2 साल हो गए, परंतु किसानों को अभी किसी भी प्रकार का लिखित में आश्वासन नहीं दिया गया, केवल मौखिक रूप से दिया गया है। क्योंकि संविधान में स्पष्ट है कि यदि सरकार राज्य में किसी भी स्तर पर जन विकास के लिए कार्य करती है और वहां पर किसी व्यक्तिगत आदमी की जमीन अधिग्रहण होती है, तो उसे नियमानुसार मुआवजा और पूर्व आवास और के लिए मुआवजा प्रदान किया जाता है। जो सरकार कहती है कि जो रोड बनने जा रहा है वह भूमि शासन की है, सरकार की है, परंतु सरकार के पास इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। और हमारे क्षेत्र के स्थानीय पटवारी जी को जब हम वहां का मैप लेके बुलाकर अगर हमारी भूमि का जब हम आकलन करवाते हैं, वहां का सर्वेक्षण करवाते हैं, निरीक्षण करवाते हैं, तो जो हमारी भूमि है, जो पट्टे में है, जो हमारे बाप दादाओं के नाम पे है, वह भूमि रोड के सेंटर पॉइंट से आती है। ये इसलिए आते हैं कि इसको मैं आपको क्लियर कर दूं। उस समय तो हम छोटे छोटे थे, परंतु जब हमारे बाप दादाओं थे उस समय वहां पे पगडंडी हुआ करती थी। वहां पर किसानों ने अपने सुविधाओं के लिए, अपनी उपज को मंडी तक पहुंचाने के लिए खेतों के मेड़ों से होते हुए बैलगाड़ियों और अपने साधनों के द्वारा अपनी उपज को ले जाने के लिए रास्ता बनाया। उसके बाद में वहां पर गिट्टी वगैरह डाल के किसानों की सुविधा के लिए थोड़ी चौड़ीकरण की गई। जब हम छोटे छोटे थे उस समय वह रोड गिट्टी का था, वहां पर डामरीकरण किया हुआ नहीं था। परंतु अभी कुछ ही सालों में वहां पर डामरीकरण किया गया, और जब किसानों ने आपत्ति जताई तो उनको सरकार का जो भी कर्मचारी आता है, अधिकारी आता है, वो सरकारी काम में अगर आप बाधा डालोगे तो आपको जेल में डाल दिए जाएंगे, आपको ऐसे करेंगे, आपको वैसे करेंगे। इस प्रकार से उनको डरा कर वहां पर रोड बनाया गया। उस समय किसान चुप रहा, क्योंकि वहां उस समय अधिकांश किसान अशिक्षित थे, अपने मानवाधिकार से वंचित थे। उसका दुरुपयोग शासन द्वारा किया गया। और अभी आज की डेट में उसी स्थान पर पुनः अंडर डिस्ट्रिक्ट हाईवे का निर्माण कार्य हो रहा है, जिसमें कि रोड का और चौड़ीकरण किया जाना है और डबल लाइन रोड बनाया जाना है। जो पुराना रोड है उस रोड के निर्माण कार्य में ही किसान की जो सिंचित भूमि है वो जा चुकी है, और पुनः जो अभी डबल लाइन रोड बन रहा है उसमें किसानों की भूमि और भी अधिक जा रही है, जिसके लिए किसान आपत्ति जता रहा है। परंतु सरकार किसानों की एक नहीं सुन रही है। पिछले 1.5-2 सालों से किसान अपने हक के लिए लड़ते आ रहे हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ
प्रूफ्स बताता हूं, कुछ वीडियोस बताऊंगा, मैं कुछ इमेज बताऊंगा जहां पर निर्माण कार्य हो रहा है। से रूह भी देखा कि जी साइड पट्टी होती चौड़ी साइड पट्टी में एक रूह थी। आप लोग साइट में देख पा रहे होंगे कि जो सिंगल लाइन रोड है उसकी जो साइड पट्टी है, जिसको रोड शोल्डर कहते हैं, उसकी मिट्टी अभी भी खेत जो किसान के है उसमें गई हुई है। आप देख सकते हैं फोटो में जो छोटा रोड सिंगल लाइन है वही किसान को खेत के अंदर घुसा हुआ है। और यदि किसानों के जो भूमि है उसका जब निरीक्षण किया जाता है, जब पटवारी जी मैप के अनुसार B1 वगैरह के अनुसार जितने भूमि उसके डॉक्यूमेंट्स में है उसके अनुसार जब मापन करता है तब रोड के सेंटर पॉइंट से उसकी भूमि आती है। और भी आपको कुछ इमेज दिखाता हूं, आप देख सकते हो। और एक जैसे कि आपको मैं जो नया रोड निर्माण कार्य हो रहा है उसके साथ आपको रूबरू करवाना चाहता हूं। तो आप इमेज में देख सकते हो कि जो रोड है सेंधवा से बनते हुए आ रहा था, उसको गेरू घाटी के स्थानीय किसानों और खोखरी के स्थानीय किसानों के आवाज उठाने के बाद रोक दिया गया, जिसका आधा काम आप फोटो में देख सकते हो। और उस रोड के निर्माण कार्य में किसानों की जो सिंचित भूमि है वहां तक भूमि अधिग्रहण की गई है, जो कि आप इमेज में देख सकते हो। और आपको मैं थोड़ा रोड का जो हमारे यहां बन रहा है उसके बारे में थोड़ी डिटेल बताना चाहूंगा। वहां जो रोड बन रहा है, जो हाईवे रोड बन रहा है, उसकी विड्थ अकॉर्डिंग टू द IRC 1934, IRC मीन्स इंडियन रोड कांग्रेस एक्ट 1934 के अनुसार जो रोड बन रहा है उसकी विड्थ कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसके बारे में आपको बताता हूं। जो रोड बन रहा है अभी वहां पर यह रोड बन रहा है, ठीक है। वहां पर जो रोड बन रहा है, यह रोड जहां पे ओपन एरिया है, ओपन एरिया जहां पे है, जहां पर खेत है, मैदान है, उस एरिया में इस रोड की जो चौड़ाई होगी वह कम से कम 12 मीटर होगी। जहां पर ओपन यानी कि ओपन एरिया है, खुला क्षेत्र है, वहां पर कम से कम इस रोड की चौड़ाई यहां से यहां तक 12 मीटर होगी। और अधिकतम इस रोड की चौड़ाई 12 से 18 मीटर की होगी। मतलब इस रोड को 12 मीटर से 18 मीटर की चौड़ाई इसकी होगी ओपन एरिया में, ठीक है। और जो बिल्ड अप एरिया है, मतलब आबादी वाला क्षेत्र,
जहाँ पर बिल्डिंग्स है, दुकानें हैं, वहाँ पे लोग निवास करते हैं, उस एरिया में इस रोड की जो चौड़ाई होगी वह कम से कम 10 मीटर की होगी और अधिकतम 10 से 15 मीटर की होगी। क्लियर? तो किसानों को इन सारी बातों से अवगत नहीं किया जा रहा है। उनका जो किसानों के अंदर भ्रम है, उस भ्रम को दूर नहीं किया जा रहा है, परंतु और उन्हें भ्रमित किया जा रहा है। जब हम किसान लोग खोखरी और गेरुहाटी के इकट्ठे हुए थे और तहसीलदार महोदय, पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर्स वगैरह आए तो वहां पर किसानों को स्पष्ट रूप से गुमराह कर रहे थे। जब किसान पूछता है वहां पे कि भैया जो रोड है, जो पुराना रोड बना हुआ है और जो हमारे खेत में ऐसे पोल गाड़े हुए हैं, वो पोल गाड़े के लिए गाड़े हो, वास्तव में वो पोल जो गाड़े गए हैं वो बिल्डिंग लाइन के लिए गाड़े गए हैं। बिल्डिंग लाइन मीन्स ये जो रोड का निर्माण कार्य होता है उसके कुछ दूरी पर बिल्डिंग्स लाइन बनाई जाती है, जिसके अंतर्गत बिल्डिंग लाइन के अंदर कोई भी निर्माण कार्य आप नहीं कर सकते, आप कोई घर बना नहीं सकते। परंतु उन्होंने ये ना समझाकर किसानों को बोला है कि भैया जो तुम्हारे खेत में पोल गाड़े गए हैं वो किलोमीटर देखने के लिए गाड़े गए हैं, कि भैया रोड के साइड में जो किलोमीटर लिखा रहता है कि भैया कौन सा शहर कितनी दूर है, उसके लिए गाड़ा गया है। इस तरह गुमराह किया गया। और जब किसान ने अपनी बात रखी कि भैया हम शासकीय काम में किसी भी प्रकार का आपत्ति नहीं जता रहे, कोई भी किसी प्रकार का अवरोध नहीं डाल रहे हैं, परंतु जो हमारी निजी भूमि जा रही है उसके लिए शासन हमें मुआवजा का प्रावधान जो है उसके लिए हमें मुआवजा दिलाए, तब पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स अधिकारी के द्वारा बोला गया कि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है मुआवजा देने के लिए किसानों को। कहीं पर भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि किसानों को मुआवजा दिया जाए और आपको कभी मुआवजा मिलेगा भी नहीं। इस प्रकार से गुमराह किया गया। उनको चाहिए था कि किसानों को समझाते, उनके भ्रम को दूर करते, आर्टिकल्स 301 को समझाते, उसके सेक्शन को समझाते, जो कि अनुच्छेद 301 के अनुसार यदि किसी भी क्षेत्र में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, यदि जनहित में विकास करना चाहती है तो अगर किसी व्यक्ति की, किसी किसानों की व्यक्तिगत भूमि जाती है तो उसका मुआवजा प्रदान करती है और उन्हें पुनर्वास के लिए मुआवजा प्रदान करती है। उन्होंने किसी भी प्रकार का संवैधानिक जो मुआवजा के प्रावधान है उनसे अवगत नहीं कराया, परंतु उल्टा मुआवजा का प्रावधान नहीं है करके गुमराह किया। परंतु किसान सरकार के कर्मचारियों, अधिकारियों के खिलाफ डटा रहा अपने हक के लिए। और मैं आपको इसकी रोड को थोड़ी क्लियर कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद में जो मिनिमम कंस्ट्रक्शन होगा इस रोड का, ठीक है, जो प्लेन लेवल है, समतल लेवल है, वहां पर 7.5 मीटर तक होगा, ठीक है। ये मिनिमम की बात हो रही है। और जो ये रोड बन रहा है और जहां पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर मिनिमम कंस्ट्रक्शन जो होगा वह 4.25 मीटर का होगा। ये अकॉर्डिंग टू द IRC 1934 एक्ट के तहत होगा, ठीक है। तो जब किसान
इस रोड के जो कार्य पर है आपत्ति आता है, तो उनका कहना था कि भैया हम थोड़ी थोड़ी जमीन कम कर लेंगे। जब किसान बोला कि भैया ठीक है, आप लोग हमें लिखित में दे दो, क्योंकि फ्यूचर में हमें कोई आपत्ति ना हो, तो कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी लिखित में देने के लिए एग्री नहीं करे। ठीक है। और जो रोड जो है उसकी कितनी चौड़ाई क्या बनना, सो कंस्ट्रक्शन किस प्रकार होना है, वो आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये रोड जो है, जो एरिया आप देख रहे हो, उसे कैरिज वे कहते हैं। यहां पर गाड़ियां चलती है। ठीक है। ये जो मिनिमम है, जो खुला क्षेत्र, वहां पे मिनिमम जो रोड 12 मीटर बनेगा, वो किस प्रकार बनेगा वो मैं आपको समझाता हूं। जो डामरीकरण होगा, जो 7.0 मीटर होगा। ठीक है, 7.0 मीटर होगा। और जो शोल्डर है, रोड शोल्डर, ठीक है, इसकी साइज जो होगी वो होगी 2.5 मीटर, दोनों साइड। ठीक है। उसके बाद जो शोल्डर है, रोड शोल्डर, जिसको हम साइड पट्टी कह सकते हैं, उससे जो मिट्टी खिसक के जाएगी वो अलग। ठीक है। तो भैया वो लोग, उनका कहना होता है पीडब्ल्यू वाले इंजीनियर्स का, कि रोड को हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। इस प्रकार किसानों को बोल के गुमराह किया जा रहा है। ठीक है। परंतु इस रोड का कंस्ट्रक्शन में आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। जो इस रोड पे गाड़ियां चलती है, उसमें जो सब मैक्सिमम गाड़ियां की चौड़ाई होती है वो 2.4 मीटर की होती है। ठीक है, 2.4 मीटर। इधर भी एक गाड़ी जाएगी, उसकी 2.4 मीटर। ये मैक्सिमम बड़ी गाड़ियों की बात है। ठीक है, मैक्सिमम बड़ी गाड़ियां। उसके बाद में जो दोनों गाड़ियों के बीच की डिस्टेंस रहेगी वह रहेगी 1.06 मीटर। ठीक है, ये रहेगी 1.06 मीटर। उसके बाद इधर का जो एरिया बचता है रोड पे, ठीक है, और इधर का जो एरिया बचता है ये होगा 0.53 मीटर। इधर भी होगा ये वाला एरिया 0.53 मीटर। ठीक है, इसका मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूं ऐड करके। ठीक है, इधर से लीजिए अपन 0.53 मीटर प्लस गाड़ी की साइज 2.44 मीटर प्लस दो गाड़ियों के बीच की डिस्टेंस 1.06 मीटर प्लस सेकेंड गाड़ी का चौड़ाई 2.44 मीटर प्लस जो साइड की स्पेस 0.53 मीटर। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं
ठीक है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे 0.53 प्लस 2.4406 प्लस 2.44 प्लस 0.53, तो ये आ जाएगा 7 मीटर। ठीक है, ये सिर्फ रोड के अंदर की बात हुई है, सिर्फ रोड जहां पे डामरीकरण हुआ है होगा, डामरीकरण होगा जहां पर, सिर्फ वहां की बात है। अब साइड की 2.5 मीटर की पट्टी और साइड की ये 2.5 मीटर की पट्टी, ये 2.5 और ये 2.5 कितने हो गए? 5 मीटर। तो इस 5 मीटर में और ये 7 मीटर डामरीकरण, तो कितना हो गया? 12 मीटर। ठीक है, इस प्रकार इस रोड की कंस्ट्रक्शन जो अपने यहां पे होने जा रही है वो कम से कम 12 मीटर होगी और अधिकतम 18 मीटर होगी। आपको कहीं किसी एरिया में, पहाड़ी क्षेत्र में कुछ और साइज देखने को मिल सकती है, समतल एरिया में कुछ और साइज मिल सकती है देखने को, वो इसके अनुसार, जो कि आपको पहले मैंने डिफाइन कर दिया हूं कि ओपन क्षेत्र में कम से कम 12 मीटर की साइज होगी और अधिकतम 12 से 18 मीटर की साइज होगी इस रोड की पूरी। ठीक है, और जो बिल्ड अप एरिया है यानी कि आबादी वाला क्षेत्र है, वहां पर 10 मीटर कम से कम और अधिकतम 10 से 15 मीटर होगी। बाकी जो समतल प्लेन लेवल है उसमें मिनिमम कंस्ट्रक्शन 7.5 मीटर होगी और पहाड़ी एरिया में 4.25 मीटर होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रोड जो है हमारे यहां पे बन रहा है। अब इस रोड के अकॉर्डिंग हम कुछ संविधान की ओर बढ़ते हैं। वहां पर हम कुछ अनुच्छेद से रूबरू होंगे। ठीक है, सो सबसे पहले संविधान का अनुच्छेद 301 के अनुसार जहां पर भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार का विकास कार्य होना हो, वहां पर सबसे पहले संविधान का अनुच्छेद 300A के अनुसार वहां पर एक अधिकारी को नियुक्त करेगी शासन, और वह अधिकारी वहां की जहां पर विकास कार्य होना है वहां के जमीन का निरीक्षण करेगा और उसके बाद में वहां के स्थानीय समाचार पत्र या किसी अन्य माध्यम से लोगों को सूचना पहुंचाएगा। उस सूचना को पढ़ने के पश्चात जिन भी लोगों को या जिन भी लोगों की वहां पर भूमि जा रही है वो लोग कलेक्टर महोदय जी के नाम ज्ञापन दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द अनुच्छेद 300A 5 धारा 5A के अनुसार। उसके बाद में जब किसी प्रकार का विवाद या आपत्ति होती है तो किसान या कोई भी व्यक्ति जो भूमि स्वामी है कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे सकता है, आवेदन दे सकता है। उसके बाद 60 दिन के अंदर कलेक्टर महोदय जी को उसका निराकरण करना होता है। उसके बाद में सरकार को या जो भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी वहां पर उस विकास कार्य को देख रहे हैं या जिनके अंडर में विकास कार्य हो रहा है उनको वहां के स्थानीय किसानों अर्थात जो भूमि स्वामी हैं उन किसानों के 80% भूमि स्वामियों की सहमति लेनी होती है और 70% पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सहमति लेनी होती है, जो कि इन लोगों ने नहीं लिया। इन लोगों ने नहीं लिया, अपने मनमाने अनुसार कार्य स्टार्ट कर दिया। और जब आपत्ति जताई किसान लोग
तब भी गुमराह करने में लग गए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद में अगले जो प्रोसेस होती है, एक्ट अनुच्छेद 301 के धारा 25 के अनुसार यदि ग्रामीण क्षेत्र है तो ग्रामीण क्षेत्र में जिस भी भूमि स्वामी की जितनी जमीन जा रही है उसका आकलन कर सरकार उसको शहरी मूल्य से, बाजार मूल्य से 4 गुना मुआवजा प्रदान करेगी। यह प्रावधान है। और जो शहरी क्षेत्र में है उसमें बाजार मूल्य से 2 गुना मुआवजा प्रदान करेगी, और वो भी 1 साल के अंदर यह मुआवजा देने का प्रावधान है। अगर मुआवजा 1 साल के अंदर नहीं मिलता है तो जो कार्य हो रहा है, जो भूमि अधिग्रहण की गई है जिस काम के लिए, वह निरस्त मानी जाएगी। अनुच्छेद 301 के अनुसार संविधान किसी भी कृषि क्षेत्र को या बहुफसलीय एरिया को, खेत को शासन अधिग्रहण करने के लिए अनुमति नहीं देती है, परंतु आपातकालीन समय में या ऐसा करना अनिवार्य है तो अनुमति देती है, परंतु उनको निश्चित रूप से आकलन कर, वहां का निरीक्षण कर मुआवजा देने का प्रावधान है, जो कि इन लोगों ने इस बात से कभी भी किसानों को रूबरू नहीं करवाया, परंतु गुमराही की है हर समय। इसलिए आज किसान सड़क पर है, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, विरोध कर रहा है, क्योंकि जो हमारा कृषि प्रधान देश है, इस कृषि प्रधान देश में ही अन्नदाताओं के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा शोषण किया जा रहा है। उसके साथ ही इसी के अनुच्छेद 301 के 24 धारा में यदि वहां पर भूमि अधिग्रहण की गई है किसी कार्य को लेकर और किसान को मुआवजा भी दिया गया है, परंतु अगर उस स्थान पर 5 वर्ष के अंदर कार्य नहीं किया जाता है तो वह भूमि जो अधिग्रहण की गई थी वो भूमि स्वामी को लौटा दी जाएगी। और यदि 5 वर्ष के पश्चात शासन पुनः वहां पर भूमि अधिग्रहण करता है या विकास कार्य के लिए कोई भी कदम उठाता है तो किसान पुनः मुआवजे के लिए आवेदन कर सकता है और उसे पुनः मुआवजा देने का प्रावधान भी है। साथ ही अनुच्छेद 301 के 1 को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ निर्देश भी जारी किए थे, जो कि मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि राज्य द्वारा उचित न्यायिक प्रक्रिया के पालन किए बिना किसी भी नागरिकों की जो निजी संपत्ति है उससे जबरन वंचित करना मानव अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत प्राप्त संवैधानिक अधिकार का भी उल्लंघन होगा। तो अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो इसका उल्लंघन पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के द्वारा किया गया और सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के मुताबिक कानून के शासित किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य कानून की अनुमति के बिना नागरिकों से उनकी संपत्ति नहीं छीनी जा सकती। संविधान में लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है, उसके बाद भी सरकारी लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा संविधान का उल्लंघन करके किसानों को भूमि अधिग्रहण के लिए गुमराह किया गया। उसके बाद में और सर्वोच्च न्यायालय कुछ बातें बोला
जो कि जनहित में, लोगों के हित में बोला, वो आपके सामने मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि कानून से संचालित कल्याणकारी सरकार होने के नाते सरकार संवैधानिक सीमा से परे नहीं जा सकती। इसका मतलब सरकार को कुछ विकास कार्य के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं, उसके पश्चात सरकार उन नियमों के दायरे में रहकर ही काम करेगी, उनके परे नहीं जाएगी। पर जो कानून बने हैं हमारे देश के लिए, हमारे देश के हित के लिए, उनका पालन सरकार के द्वारा ही नहीं किया जा रहा है। इसका उदाहरण आपके सामने सेंधवा बलवाड़ी जो अंडर डिस्ट्रिक्ट हाईवे बन रहा है, आपके सामने उदाहरण है। वहां पर आदिवासी किसानों की भूमि अधिग्रहण चरम सीमा पर है। किसान अपने हक के लिए गुहार लगा रहा है, परंतु सरकार मौन होकर बैठा हुआ है। अब किसान चुप बैठने वाला नहीं है, किसान अब जाग गया है। किसान अब अपने हक की लड़ाई के लिए, अपना हक पाने के लिए सरकार से क्रमबद्ध रूप से आंदोलन करेगा और अपने हक को लेगा। सरकार ये ना सोचे कि हम किसान को गुमराह कर देंगे, इनको नॉलेज नहीं है, इनको संविधान नहीं पता है, इनको मानव अधिकार पता नहीं है। परंतु अभी किसान जाग गया है। पहले जो अशिक्षित किसान था, जो समझता नहीं था, आज वो समझदार हो गया है। आज वो अपने हक के लिए लड़ेगा। साथ ही साथ किसानों का यह भी कहना है कि हम सड़क निर्माण के विरोधी नहीं हैं, हम सरकार के किसी भी कार्य में अवरोध उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, परंतु हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सरकार के काम में अवरोध उत्पन्न नहीं करना चाहते हैं, परंतु सरकार ने जो सरकारी काम के लिए किसानों की भूमि अधिग्रहण की है, उस भूमि का मुआवजा देकर कार्य कंटिन्यू कर सकता है। अब भी यदि सरकार किसानों के हक को देने से इनकार करती है या उन्हें गुमराह करती है, तो हम किसान अपने हक की लड़ाई के लिए निरंतर क्रमबद्ध रूप से आंदोलन करेंगे और अपना हक लेकर ही रहेंगे। मेरी एक अपील यह भी रहेगी, तहसीलदार महोदय जी, एसडीएम महोदया और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से कि जो पीड़ित किसान हैं, जो अन्नदाता है, वहां पर पुनः उनकी भूमि का निरीक्षण किया जाए, उनकी भूमि का सीमांकन किया जाए और उसके बाद जितना भी रोड के कंस्ट्रक्शन में, रोड निर्माण में जिस भी किसान की जितनी भूमि अधिग्रहण हो रही है, उसके लिए संविधान के अनुच्छेद 301 के अनुसार उन्हें उचित मुआवजा दिलाने का प्रयास करेंगे आप, और स्थानीय किसानों को आश्वासन देकर और उनका मुआवजा देकर आय का निर्माण कार्य कंटिन्यू करेंगे। एक निवेदन रहेगा आप लोगों से कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सरकार के पास पहुंच सके और इन किसान भाइयों को उनका हक के लड़ाई में उनको न्याय मिल सके, उनका हक मिल सके। और साथ ही
किसी प्रकार की बात आगे होती है तो उसमें फिर से हम लोग मिलेंगे, फिर से हम लोग एकजुट होकर सरकार के सामने अपने हक के लिए लड़ेंगे और अपने हक को जीतेंगे। ठीक है साथियों, आज का वीडियो यहीं तक रहते हैं। उलगलाल जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।